हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरटी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बच्चों वीडी वो ई टाउ बाय एम होता है, जिसमें ई वाला जो पार्ट है स्मॉल ई वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 है ना। और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है एंड एम भी द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई हमारे पास, ये आज सभी बच्चों को पता है। क्लियर। तो अब मुझे निकालना है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो एक ये जो कंडक्टर था इसके अंदर हमने इस तरीके से एक बैटरी को लगाया था, V पोटेंशियल था, I करंट था, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर L जो है वो लेंथ है। अब इसके अंदर जो नंबर डेंसिटी है वो चार्ज पार्टिकल की वो N × E है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। अगर मान लिया जाए ये पॉइंट आपके पास P है और ये पॉइंट Q है, तो चार्ज पार्टिकल को Q से लेकर P तक आने में जो टाइम लगता है वो होता है टाइम दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल, तो वी कैन से टाइम टेकन जो है टी है, टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे जो टाइम टी जो निकाल रहे हैं, डिस्टेंस जो है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और हर एक पार्टिकल के बाद जो स्पीड है वो दैट इज वीडी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने इसको कंसीडर किया है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब Q से लेकर P डायरेक्शन की तरफ जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं तो वो कितने चार्ज पार्टिकल हैं, तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। अब जो टोटल चार्ज है वो Q है, वो होता है N × E। कितने में हिस्से में है बच्चों, ये वॉल्यूम V में है। ये जो Q जो चार्ज है वो N विद द नंबर डेंसिटी दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर N हो जाएगा, E चार्ज हो जाएगा और वॉल्यूम इतने से Q से लेकर P तक का जो वॉल्यूम है, देखो ध्यान से, एरिया × लेंथ, ये हमें वॉल्यूम बनाता है दैट इज V। तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा NE × वॉल्यूम की जगह वी कैन राइट A × L। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। चार्ज Q हो चुका है, टाइम T हो चुका है, सीधा करंट निकालेंगे अब। देयरफॉर करंट जो हो जाएगा I वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। चार्ज के लिए वी कैन राइट इक्वेशन 2 से NEAL और टाइम की जगह वी कैन राइट L और VD जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ANEVD बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। समझ में आता है बच्चों यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर कहता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बताइए। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ एंड वी ऑल नो दैट कि जो V है वो IR की बराबर होता है। तो V/I की रेशियो को R कहा जाता है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करना है और करंट का जो रिलेशन निकाला था उसके यूज़ से हमें ओम्स लॉ को प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है बच्चों कि सिंस I जो है वो ANEVD है, ऑल्सो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो E टाउ बाय M है। समझ में आया यहाँ तक? अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में इक्वेट कर देंगे। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। तो I जो हो जाएगा ANE टाउ बाय M हो जाएगा। सही है। तो E × E स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर E टाउ बाय M हो जाएगा। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है। तो हम E की जगह वी कैन पुट I ANE² V/L टाउ, यहाँ पर हो जाएगा M और V है, यहाँ पर I है एंड वी ऑल नो दैट कि V/I की रेशियो को R कहा जाता है। तो
तो ml को उठा के मैं लेफ़्ट डायरेक्शन में ले आता हूँ, ठीक है, और नीचे ANE² टाउ लिख देंगे। तो ये V अपॉन I की रेशो R बताएगी। ये वाला पार्ट सारा कांस्टेंट रहता है जो रेजिस्टेंस R को बताता है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे R कितना हो जाएगा, दैट इज ml अपॉन ANE² टाउ। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करिए। अब बच्चों इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे कि हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो R होता है, ठीक है, और R जो होता है रेजिस्टेंस R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एंड ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। एंड ऑल्सो यू नो दैट नाइक्रोम का जो होता है वो 60 टाइम रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर, है ना। अच्छा, तो अब मैं इनको अगर कंबाइन करूं, अब फैक्टर्स यू कैन राइट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ये 10th में भी पढ़ा है आप बच्चों ने। यहाँ पे रो लग जाता है, वेयर रो जो होता है बच्चों ये रजिस्टिविटी होती है ऑफ मटेरियल। नाइक्रोम वायर की अलग रजिस्टिविटी है, कॉपर की अलग रजिस्टिविटी है, तो हर एक मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी है, बट ये कांस्टेंट रहती है ना। हर एक मटेरियल का, जैसे आपने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी यंग्स मॉडुलस, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का मटेरियल को आप स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से रजिस्टिविटी भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। आप लेंथ को 10 टाइम बढ़ाएं, 20 टाइम बढ़ाएं, मैटर नहीं करता, रजिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। तो अगर ये R हो जाएगा तो यहाँ रजिस्टिविटी का एक साइड रख के RA अपॉन L कर देंगे। इसकी जो यूनिट बनेगी ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ओम मीटर जो बनी ये यूनिट बनी है रजिस्टिविटी की, तो वी कैन राइट ऐसा यूनिट दैट इज ओम मीटर। तो ये होता है रजिस्टिविटी। अब इस रजिस्टिविटी के बाद एक आता है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो होती है बच्चों रेसिप्रोकल होती है, ये सिग्मा होता है, ये 1 अपॉन रजिस्टिविटी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स बन जाएगी। क्लियर, ठीक है ना। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो अब दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। अब कहता है रिलेशन बताना है हमें बिटवीन रो दैट इज रजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, तो क्या करेंगे, सिंस हमें पता है कि R जो है वो रो L/A है, अभी पढ़ के आए हैं हम। ऑल्सो R जो होता है वो ml अपॉन ANE² टाउ की बराबर है, ये भी आपने अभी रीड किया है। अब इन दोनों से हम रिलेशन निकाल लेते हैं, तो यूजिंग 1 and 2 वी कैन राइट ml अपॉन ANE² टाउ विच इज इक्वल्स टू रो L/A। L से L कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया, तो m अपॉन NE² टाउ कितना हो गया, रो जो रजिस्टिविटी का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम से। ठीक उसी तरीके से अगर मैं कंडक्टिविटी बताना चाहता हूँ तो कंडक्टिविटी 1 अपॉन रजिस्टिविटी होती है, और ये हो जाएगा दैट इज इसके यहाँ पर हम लिख देंगे NE² टाउ बाय m विच इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। क्लियर, पहला इतना नोट डाउन करेंगे। तो अब इसके बाद अगर ये रिलेशन आपको क्लियर होता है तो यहाँ पर एक और बात आपसे पूछी जाती है कि अगर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज कर दी जाए किसी भी कंडक्टर में, तो उनका रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सोचिए, अगर लेटर सपोज इस रूम में, इस क्लास रूम में 25 स्टूडेंट्स बैठते हैं, अगर मैं यहाँ पर नंबर डेंसिटी बढ़ा दूँ दैट इज़ 25 के मैं 50 कर दूँ, तो सारे कंजस्टेड हो जाएंगे।
तो उनके बीच में जो कोलिजन टाइम है वो ऑब्वियस सी बात है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए इसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। तो कहता है व्हेन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है बच्चों वो डिक्रीज कर जाएगा। एक और बात यहाँ पर है कि अगर मैं बाहर से कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से भी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि पहले अगर 1 सेकंड में हिट हो रहा था तो अब वो 0.5 सेकंड में हिट हो रहा है, तो क्योंकि टाइम स्पीड बढ़ने से टाइम पीरियड घट जाएगा, तो जिस कारण तो कहता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तो आई रिक्वेस्ट इतना पहले नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन है, और रिलेशन से पहले एक टर्म है दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो होता है बच्चों ये J से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मान लिया जाए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जितना करंट फ्लो होके इस एरिया पर हिट हो रहा है, ठीक है ना, मेटालिक कंडक्टर है ना, ये जितना करंट यहाँ पर पहुँचा तो ये इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी n ही है और हर के पास स्पीड vd है। तो ये कहता है कि अगर ये एरिया है तो इसका ये एरिया वेक्टर n कैप हो गया और करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो वी कैन राइट अगर थीटा तो ये रिप्रेजेंट बनेगा a cos थीटा, क्लियर। तो a cos थीटा की डायरेक्शन में करंट I है, करंट तो I की पोजीशन यहाँ रहेगी, करंट ये जो एरिया है इसको आप चेंज कर सकते हैं ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ बनाई है मैंने। तो ये कहता है कि यहाँ पर a cos थीटा करंट डेंसिटी जो होती है वो करंट पर यूनिट एरिया होता है, I बाय a इंटू उसका n कैप, और यू कैन राइट I अपॉन a cos थीटा। तो बेटा I जो हो जाएगा a cos थीटा इंटू J हो जाएगा, यू कैन राइट J a cos थीटा, ठीक है। तो I जो हो जाएगा J वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो इस पे भी आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, हमें आगे न्यूमेरिकल क्लास जब करेंगे तो इससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इसकी जो SI यूनिट बनेगी बच्चों कितनी बनेगी, दैट इज करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन गया। तो आई रिक्वेस्ट इतना नोट डाउन करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कि रिलेशन बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी J एंड कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा, है ना। तो कहता है कि वी नो दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार बना लीजिए, आ सकता है। वी नो दैट I जो होता है बच्चों वो ANEVD की बराबर है। आप सही बच्चों ने ये रिलेशन पढ़ रखा है। तो हम क्या कर देंगे, I बाय A कर देंगे विच इज इक्वल्स टू NEVD एंड I बाय A को हम लिख चुके हैं कि I बाय A करंट डेंसिटी J होता है। यू कैन राइट J NEVD। अब यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे E टाउ बाय M। यू कैन राइट एन स्क्वायर E टाउ बाय M हो जाएगा, ये J हो जाएगा। अब आप सभी बच्चों को बताएं, अभी 1-2 मिनट पहले हमने ये वाला पार्ट पढ़ा है, एन स्क्वायर टाउ बाय M को कंडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। तो वी कैन राइट एन स्क्वायर टाउ बाय M को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो बेटा एन स्क्वायर टाउ बाय M को हमने यहाँ लिख दिया E इंटू कंडक्टिविटी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अगर यही रिलेशन मुझसे रेजिस्टिविटी के टर्म में पूछा जाता तो मैं यहाँ लिख दूंगा दैट इज, पहले एक बार लिखिए जरा इसको। तो यहाँ पर जो बन जाएगा रेजिस्टिविटी के टर्म में
रजिस्टिविटी होती है बच्चों रो, वो 1/सिग्मा होता है। तो यहाँ से सिंस जे है वो E इंटू सिग्मा है, तो ये बन जाएगा E बाय रो। तो ये रिलेशन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो जितना पार्ट आपने छोटी छोटी डेरिवेशन करी है यहाँ पर, तो ये वाली पार्ट आपको याद रखना है। अब लास्ट में एक और बात कि जो रजिस्टिविटी होती है ना बच्चों, ठीक है, तो अगर मैं किसी वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूँ बच्चों n टाइम्स, ठीक है, तो उसकी रजिस्टिविटी पे नो इफेक्ट होगा, इट विल रिमेन सेम। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इट विल रिमेन सेम। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर मैं n टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ तो उसकी रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मुझे न्यू रेजिस्टेंस निकालने आ जाए तो याद रखिएगा ये n² टाइम्स r हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है तो वो 9 टाइम्स r हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको प्लीज़ ये नोट डाउन करके रखिएगा। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट जो है न्यूमेरिकल पार्ट वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।